Hello listener, welcome back to my channel. So today we will discuss about history of Black American fiction. It is also called African American literature and origin of African American literature. So don't get confused. Every topic are same, nothing different in it. Okay, so let's focus on our topic. African American fiction is the body of literature produced in United States by writer of American descent. इट्स मीन कि अफ्रीकन अमेरिकन फ़िक्शन वो फ़िक्शन है जिसको यूएस में राइटर द्वारा लिखा गया था। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो कोई न्यू बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि फ़िक्शंस राइटर के द्वारा ही लिखे जाते हैं, लेकिन है इसमें कुछ न्यू है। लेकिन ये राइटर जो थे वो कौन थे? अफ्रीकन थे, लेकिन वो रहते कहाँ थे? अमेरिका में रहते थे। तो अफ्रीकन ने जब यूएस में फ़िक्शन लिखना शुरू किया तो उसे क्या कहा गया? अमेरिकन फ़िक्शन कहा गया। सो अफ्रीकन अमेरिकन फ़िक्शन जो है वो अमेरिकन लिटरेचर और कल्चर का बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हिस्सा बन गया। इनएविटेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अनिवार्य, ज़रूरी, ठीक है। सो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर हैज़ examine the problem of racial discrimination in all its philosophical essential एक्सपेक्ट। इसका मतलब कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर जो है वो किन चीज़ों पे एग्जामाइन करता था? जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी अफ्रीकन अमेरिकन को लेके, उन चीज़ों पे ये फोकस किया करता था, ठीक है। इट इज़ बिगिन विद द वर्क ऑफ सच लेट 18th सेंचुरी राइटर एज फिलिप विटले। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? इसकी शुरुआत लेट 18th सेंचुरी से की गई। और राइटर कौन थे? फिलिप विटले थे, जिन्होंने ये अफ्रीकन अमेरिकन फिक्शन लिखना शुरू किया। इन स्टार्टिंग टाइम ब्लैक फिक्शन वॉज रिटन इन ऑटोबायोग्राफिकल वे एंड दोज थीम्स वर स्लेवरी एंड जॉनरा वर स्लेव नैरेटिव। और शुरू में जो है वो ब्लैक फिक्शन ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखे जाते थे और इनका मेन थीम क्या होता था? स्लेवरी, मजदूरी, ठीक है। और इनका जॉनरा क्या होता था? क्लास नैरेटिव। और इट वॉज रिटन बाय दोज राइटर हु वॉज गॉट गेट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड देन दे स्टार्टेड टू रॉट। और ये उन राइटर्स के द्वारा लिखा जाता था जो स्लेवरी से बच निकलते थे, और फिर वो क्या करते थे? वो अपना ही जो एक्सपीरियंस है, अपना ही जो अनुभव है, वही वो सारी चीज़ें अब अपनी फिक्शन में लिखा करते थे। तो व्हाट वाज द पर्पस टू रॉट अफ्रीकन अमेरिकन फिक्शन? ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो जानना तो ज़रूरी है कि क्यों ज़रूरत पड़ी। तो अमेरिका में जो रेसिज्म या इनइक्वलिटी थी, ठीक है, किसको लेके? अफ्रीकन्स को लेके। तो उसी के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर लिखे जाने लगे। तो रेसिज्म और इनइक्वलिटी जो है यही रीज़न है किसका? अफ्रीकन अमेरिकन डेवलपमेंट का, ठीक है। सो द हार्लम रिनाइसेंस ऑफ द 1920 was a great period of flowering in literature and art influenced both by writers who came from north in the Great Migration and those who were immigrant from Jamaica and other Caribbean island. इट्स मेन कि 1920 का जो हार्लम रिनाइसेंस पीरियड था वो बहुत ही ग्रेट पीरियड रहा। किसके लिए? अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर के लिए। क्योंकि इस टाइम पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिकॉग्निशन उनको बहुत ही ज़्यादा मिली, वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुए। और बेसिकली हार्लम रिनाइसेंस के दौरान जो है अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट था और मिड वेस्ट के जो अर्बन्स एरिया थे, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन फिक्शन बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। द थीम ऑफ दिस राइटर वर टू रिफ्लेक्ट अफ्रीकन अमेरिकन रोल इन यूएस that discuss about racism, social equality and talk about freedom because white American did discrimination with black American। और इन राइटर के जो थीम भी होते थे ना, वो इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस किया करते थे, इन्हीं सारी चीज़ों पे लिखते थे। सोशल इक्वलिटी जो है और रेसिज्म के बारे में, यही इनका जो मेन मुद्दा होता था, वो उस टाइम पर यही हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि ये जो वाइट अमेरिकन है ये ब्लैक अमेरिकन के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे, ठीक है। इन यूएस पीपल थिंक ब्लैक राइटर वर इन्फीरियर दैन वाइट राइटर, ब्लैक राइटर वर फेस रेसिज्म। और यूएस के जो लोग थे ना, वो भी ये धीरे धीरे यही सोचने लग गए थे कि जो ब्लैक राइटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं, किसके कंपेयर में? वाइट राइटर के कंपेयर में, ठीक है। सो बिफोर द अमेरिकन सिविल वॉर द लिटरेचर प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ मेमोयर बाय पीपल हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम स्लेवरी। द जॉनर ऑफ slave narrative included accounts of life under slavery and path of justice and redemption to freedom। तो अमेरिकन सिविल वॉर
से पहले जो लिटरेचर थे बेसिकली उन लोगों ने लिखे थे जो स्लेव से बचे थे, जो स्लेव से भाग निकले थे, वो स्लेव नैरेटिव का ही यूज़ करते थे। इसमें पाथ ऑफ जस्टिस और फ्रीडम बेस्ड कंटेंट वो लिखा करते थे और एक स्लेव की लाइफ को डिपिक्ट करते थे कि अब किस में, अपनी राइटिंग में, ठीक है, कि एक जो स्लेव होता है वो क्या क्या चीज़ों से होके गुजरता है, उसे कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था? अमेरिकन सिविल वॉर 1881 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अमेरिकन फिक्शन के, ठीक है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन राइटर द्वारा लिखे गए थे। तो पहला है द कलर पर्पल, एलाइस वर्कर के द्वारा लिखा गया था, बहुत ही अच्छा नावल है, अगर टाइम मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ना। उसके बाद है द सैगा ऑफ एन अमेरिकन फैमिली, जो कि एलेक्स के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है वी लव्ड बाय टोनी मॉरिसन, किसके द्वारा? टोनी मॉरिसन के द्वारा ही ये लिखा गया था। उसके बाद है फर्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक राइटर ऑफ फिक्शन इन अमेरिका, ठीक है। तो द फर्स्ट प्रोफेशनल अफ्रीकन अमेरिकन राइटर डनबर ऑल्सो authored a large body of fiction including 4 novels. The most important novel of him were The Sport of the God in 1901. तो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर कौन थे? डनबर, जिन्होंने क्या लिखा, इतने अच्छे अच्छे फिक्शन दिए ना उन्होंने कि बहुत सारे उन्होंने फिक्शन दिए और उनके नावल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो कौन सा था? द स्पॉट ऑफ गॉड, जो कि 1901 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के जो ब्लैक पीपल के साथ जो होता है उनके बारे में ही इस पूरे नावल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर एग्जिस्टिंग बोथ इनसाइड आउटसाइड अमेरिकन लिटरेचर बाय जॉन गैविन। ये एक छोटा सा लाइन है जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? ये लाइन जो है वो जॉन गैविन ने दी है। इन्होंने बताया है कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरह से एग्जिस्ट करता है। इनके कहने का मतलब है कि ब्लैक लोगों ने यूएस में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो बहुत ही टाइम से अफ्रीकन आइडेंटिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिर भी जो है यूएस के कई पार्ट अभी भी ऐसे हैं जहां ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को एज अ अमेरिकन सिटीज़न एक्सेप्ट नहीं किया गया है और ना ही इनके द्वारा लिखे गए जो भी लिटरेचर है इनको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो अभी भी जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को जो अमेरिकन का जो पार्ट है वो नहीं माना जाता है। तो कुछ भागों में इसे माना जाता है और कुछ भागों में नहीं माना जाता है, इसीलिए इन्होंने ये लाइन दी है, ठीक है। थ्रू आउट देखिए तो अमेरिकन हिस्ट्री में देखिए तो अमेरिकन अफ्रीकन के द्वारा बहुत ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो अफ्रीकन अमेरिकन राइटर ने भी ये चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस की थी। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने ही कुछ राइटर को इंस्पायर किया कि वो अपनी राइटिंग के थ्रू प्रूव कर पाए कि वो भी यूरोपियन अमेरिकन ऑथर के इक्वल है, वो भी अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब वो किसी और देश से आए हैं इस देश में तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अच्छे राइटर नहीं है कि नहीं। फिर देखेंगे कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर प्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड टू द प्रेजेंट। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन को लिटरेचर जो है वो कॉलोनियल पीरियड से लेके अभी तक चलता आ रहा है। तो ये 6 पीरियड हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला है द कॉलोनियल पीरियड, जो कि कब से शुरू हुआ था? 1746 से 1800 में। उसके बाद है एंटीबैलम पीरियड, जो कि 1800 से 1865 तक चला था। उसके बाद है द रिकंस्ट्रक्शन पीरियड, जो कि 1865 से 1900 तक चला था। उसके बाद फिर है हार्लम रिनाइसेंस, जो कि 1800 से 1840 तक चला था। उसके बाद द प्रोटेस्ट इरा 1940 से 1959 तक चला था। उसके बाद कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो कि 1746 से 1800 तक चला था। और अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इन सारी पीरियडों के बारे में कि इन पीरियड्स में क्या क्या हुए थे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।